दोस्तों, किरायानामा यानी कि लीज डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी ज़रूरत ज़िंदगी में हर किसी को कभी न कभी ज़रूर पड़नी है, चाहे वह मकान मालिक के रूप में हो या फिर किराएदार के रूप में। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि एक किरायानामा ज़्यादातर केस में 11 महीने का ही होता है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि ज़्यादातर केस में किरायानामा 11 महीने का ही क्यों होता है। फिर आप जानेंगे कि एक किरायानामा को कैसे तैयार करना चाहिए और साथ में उसका पीरियड कितना होना चाहिए, कितने समय के लिए होना चाहिए। फिर आप जानेंगे क्या एक किरायानामा को रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रभात रंजन आपका अपने चैनल इजी लीगल टिप्स पे स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ज़्यादातर केस में किरायानामा 11 महीने का ही क्यों होता है। तो कानून के अनुसार अगर किरायानामा 12 महीने या उससे ज़्यादा है तो वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए ही ज़्यादातर लोग किरायानामा को 11 महीने तक का रखते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि किराएदारी के संबंध में कानून क्या कहता है। तो सेक्शन 107 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि कोई भी किराएदारी अगर 1 साल से ज़्यादा है या फिर किराएदारी अगर ईयरली है तो वह रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होना चाहिए, यानी कि वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर ऐसी किराएदारी यानी कि ईयरली लीज या फिर 1 साल से ज़्यादा की किराएदारी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वह फिर 106 टीपी एक्ट के अनुसार मंथ टू मंथ कहलाएगा, या फिर अगर एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस से है तो वह ईयर टू ईयर कहलाएगा। और मंथ टू मंथ किराएदारी 106 में 15 दिन के नोटिस देकर आप टर्मिनेट कर सकते हैं, और वहीं एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ 6 महीने के नोटिस को देकर आप उस किराएदारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो 106 और 107 के अनुसार अगर किराएदारी 12 महीने से कम है, 1 साल से कम है, तो आप उसे ओरल भी कर सकते हैं या फिर राइटिंग भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर 12 महीने से ज़्यादा है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वह किराएदारी मंथ टू मंथ कहलाएगी, उसे कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है 15 दिन का नोटिस देकर। तो अब हम समझते हैं कि क्या एक किरायानामा को रजिस्टर्ड कराना चाहिए, इसमें मकान मालिक का क्या इंटरेस्ट है और किराएदार का क्या इंटरेस्ट होता है। तो अगर एक किराएदारी रेजिडेंशियल पर्पज से है तो आप उस किराएदारी को 12 महीने तक का करा सकते हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मकान मालिक को ध्यान देने वाली बात है कि उस किराएनामे पर दोनों ही पार्टी के सिग्नेचर हों और साथ में थंब इम्प्रेशन भी हो, ताकि विवाद की स्थिति में कोई भी पार्टी अपने सिग्नेचर से ना मुकरे। क्योंकि ज़्यादातर केस में लोग कोर्ट में सिग्नेचर से मुकर जाते हैं और जब थंब इम्प्रेशन होगा तो वहाँ मुकरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर किरायानामा रेजिडेंशियल है तो आप 12 महीने तक का कर सकते हैं। लेकिन अगर किरायादारी मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस से या कमर्शियल पर्पसेस से ली गई है तो वहाँ मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित में होता है कि आप उस किरायानामा को रजिस्टर करवाएं। क्योंकि कमर्शियल पर्पसेस से किराएदार के हित में भी होता है कि किराएदारी लंबे समय तक चले और उस समय से पहले 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 मकान मालिक उस किराएदारी को टर्मिनेट ना कर सके। फिर कमर्शियल केस में मकान मालिक का भी इंटरेस्ट होता है कि उनका मकान या दुकान या शॉप ज़्यादा लंबे समय तक किराएदारी में रहे ताकि वह वहाँ से
अपना एक निश्चित इनकम ले सके। तो तो कमर्शियल या मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस से अगर आप रेंट एग्रीमेंट किराएदारी कर रहे हैं तो यह दोनों के ही हित में होता है, मकान मालिक और किराएदार, कि वह लीज डीड को रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि विवाद की स्थिति में कोर्ट में अपने लीज को और उसके टर्म्स को प्रूव करने में ज़्यादा आसानी हो सके। और अगर यह किराएदारी आप रेजिडेंशियल पर्पज से कर रहे हैं तो वहाँ फिर आप वह किराएदारी नोटराइज भी करा सकते हैं, नोटरी करा सकते हैं। लेकिन उस केस में यह आप जरूर कराएं कि सिग्नेचर के साथ दोनों ही पार्टी के थंब इम्प्रेशन हो, ताकि कोई भी पार्टी कोर्ट में मुकरे ना। तो एक किराएनामा में क्या सब प्रोविज़न होने चाहिए? तो जनरल प्रोविज़न तो हर किराएनामा में होता है, जैसे कि रेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, किराएदार आगे सबलेट नहीं करेगा, उस मकान को, किराएदारी वाले मकान को सुरक्षित और संरक्षित रखेगा। इस तरह के क्लाउज तो जनरल किराएनामा में होता ही है। लेकिन साथ में यह मकान मालिक के हित में होगा कि एक किराएनामा में एक क्लाउज अगर वो डाल दें कि किराएदारी की समाप्ति के बाद अगर वहाँ पर किराएदार आगे कंटिन्यू रह जाता है तो वह मीन प्रॉफिट के रूप में, पेनल्टी के रूप में पर डे के हिसाब से एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट देगा। तो इस तरह से अगर आप प्रोविज़न डालते हैं तो किराएदारी की समाप्ति के बाद किराएदार के ऊपर एक प्रेशर होता है। अब अगर कोई किराएदारी ओरल है, यानी कि राइटिंग में कोई किराएनामा नहीं हुआ है, तो उस केस में मकान मालिक अपने मकान को कैसे खाली कराएंगे? तो 106 टीपी एक्ट के अनुसार अगर किराएदारी ओरल है तो वह मंथ टू मंथ कहलाएगा, और अगर वह किराएदारी एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस से है तो वह ईयरली कहलाएगा, ईयर टू ईयर कहलाएगा। और उस केस में मकान मालिक अगर वह एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग है तो 6 महीने का एक नोटिस देकर अपने मकान को, अपने लैंड को खाली करा सकता है। और अगर वह रेजिडेंशियल या कमर्शियल है तो उस केस में 15 दिन का नोटिस देकर उस प्रॉपर्टी को खाली करा सकता है। अब एक अगला महत्वपूर्ण सवाल यह भी आता है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी जीपीए के थ्रू परचेज की है तो क्या उस केस में आप प्रॉपर्टी को किराए पर दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो वह कितना सेफ होगा? तो कानून में लैंडलॉर्ड, ऑनर के अलावा लैंडलॉर्ड भी आगे किराए पर दे सकता है। यानी कि अगर आप एब्सोल्यूट ऑनर नहीं हैं किसी प्रॉपर्टी के और सिर्फ लैंडलॉर्ड हैं तो भी आप वहाँ पर किराएदारी दे सकते हैं, बशर्ते कि आप एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसे रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। क्योंकि 116 एविडेंस एक्ट में एक किराएदार अपने मकान मालिक के टाइटल को डिस्प्यूट नहीं कर सकता। यानी कि विवाद की स्थिति में वह कोर्ट में यह नहीं कह सकता कि ये उस प्रॉपर्टी के एक्सक्लूसिव ऑनर नहीं है, ये जीपीए होल्डर हैं, यह क्लेम वो नहीं कर सकता। और आप विवाद की स्थिति में आप कोर्ट के थ्रू वह मकान या प्रॉपर्टी खाली करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ज़्यादातर केस में किराएदारी 11 महीने का इसलिए होता है ताकि रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस बचाया जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।